Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the previous year question paper of Assistant Engineer Civil Engineering GPSC AE Gujarat Public Service Commission GPSC AE नर्मदा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका PYQ ऑलरेडी जो है आपको आंसर के साथ दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर पाएंगे। और इसका क्विक रिवीजन, बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आप जो है इजी वे से क्विक रिवीजन कर सकें। इसमें यदि कोई मिस्टेक है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रीप स्ट्रेन क्या होता है। तो क्रीप स्ट्रेन आर ड्यू टू द डेड लोड ओनली। क्रीप स्ट्रेन जो है वो डेड लोड की वजह से डेवलप होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जो है वो क्या है, एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। PVC एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस के समय ड्यू टू इंक्रीज इन द डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट क्लिंकर द हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी। ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट का हाइड्रेशन होता है एंड व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन द डाई कैल्शियम सिलिकेट, जब डाई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ता है तो कंटेंट इन सीमेंट क्लिंकर हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज़ कैरिड आउट ड्यू टू। साउंडनेस टेस्ट किसकी वजह से होता है, तो साउंडनेस टेस्ट जो है वो वॉल्यूम एक्सपांसन मेजर करने के लिए होता है। तो वॉल्यूम एक्सपांसन जो है हम लाइम कंटेंट की वजह से वॉल्यूम में जो एक्सपांसन हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि यदि लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से जो साउंडनेस आ रही है उसको मेजर करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर जो है यहाँ पर ब्रिक मैसोनरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मरीन वर्क द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज डैश एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000 फॉर RC स्ट्रक्चर इज। तो याद रखिएगा दोस्तों, मरीन वर्क के लिए सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और मरीन वर्क के लिए यदि समुद्र में काम करना है तो M30 ग्रेड का कंक्रीट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सी स्प्रे आ जाएगा, सी स्प्रे हो जाएगा तो M35 ग्रेड हो जाता है। ठीक है। और नॉर्मल RCC वर्क के लिए M20, PCC के लिए जो है आप जो है क्या करेंगे, M15 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज़ मैक्सिमम व्हेन लोड इज़ अप्लाइड। व्हेन लोड इज़ अप्लाइड पैरेलल टू द ग्रेन। टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम तब आती है जब लोड जो है ग्रेन के पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। सीमेंट की जो फाइननेस है वो एयर परमिबिलिटी टेस्ट से मेजर करते हैं या फिर सीव एनालिसिस से करते हैं। विकेट अपर टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, विकेट अपर टेस्ट जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है। ली चेटेलियर अपर टेस्ट जो है वो साउंडनेस टेस्ट मेजर करता है लाइम की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीमेंट जनरली इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज़ प्राइमरी ड्यू टू। तो 14 से 28 दिन मतलब ये स्टार्टिंग के डेज़ हैं। स्टार्टिंग के डेज़ की जो स्ट्रेंथ वो कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। बाद की जो स्ट्रेंथ वो कौन प्रोवाइड करता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। और यदि सबसे पहला कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ए मोर्टार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड द लाइम आर मिक्स। ऐसा मोर्टार जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गेज मोर्टार। क्या बोलते हैं, गेज मोर्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज एसेस्ड थ्रू। इसमें से कौन से टेस्ट से हम लोग कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी मेजर करते हैं, तो स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो हैं वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए हैं। एयर कंटेंट मेथड, एयर कितना वॉइड्स है एयर की वजह से वो पता करता है। ली चेटेलियर मेथड जो है वो यूज़ होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए ड्यू टू फ्री लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ एपॉक्सी मोर्टार। एपॉक्सी मोर्टार का इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आंसर विल बी सीमेंट। सीमेंट जो है एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है और एपॉक्सी मोर्टार के अंदर रेजिन, सिलिका सैंड और हार्डनर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P जो है वो परसेंट ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, देन परसेंटेज ऑफ वाटर इज एडेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। तो दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 ऑफ P मेजर करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.87 ऑफ P मेजर करते हैं और साउंडनेस टेस्ट के लिए जो है वो 0.78 ऑफ P मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए P जो है मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना ऐड करते हैं। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। इन फाउंडेशन ऑफ एबिटमेंट और डैम मोस्ट सुटेबल सीमेंट इज़। डैम को कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन से टाइप का सीमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर विल बी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन ए बीम इज़ अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो कहाँ पर आएगा, तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बार ए हैज़ अ डायमीटर डी। एक बार है जिसका डायमीटर डी है। बार बी जो है उसका डायमीटर 2d है। बोथ आर ऑफ द सेम लेंथ, आर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब लेंथ भी सेम है, इलास्टिसिटी भी सेम है, सेम मटेरियल से बना है। इफ़ दे आर सब्जेक्टेड टू द सेम एक्सियल लोड, द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ बार ए टू द बार बी विल बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ इज इन्वर्सली इज इक्वल टू PL अपॉन AE होता है और एरिया जो है वो π/4 इंटू d², बाकी सब चीज़ें सेम है तो उसको निकाल देंगे। तो डेल्टा L जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। एरिया मतलब कि d का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू d2² अपॉन d1 का स्क्वायर। तो 4 इंटू d² अपॉन d², तो रेशियो कट जाएगा, तो आंसर विल बी 4। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ इन्वर्टेड T क्रॉस सेक्शन कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेयर डज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर। तो एक कैंटिलीवर बीम है ऑफ इन्वर्टेड T क्रॉस सेक्शन, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है ना, इन्वर्टेड T इसका क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर यूडियल लोड लग रहा हो, तो वेयर डज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर। तो आप T सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस ड्रॉ कर दीजिए। तो एट द टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कहाँ पे होगा, क्रॉस सेक्शन के टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम थ्रू विच इफ लोड एक्ट देयर विल नॉट बी एनी ट्विस्टिंग। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ट्विस्टिंग नहीं होता है बट बीम देयर विल बी ओनली बेंडिंग। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ओनली बेंडिंग होता है, ट्विस्टिंग नहीं होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शियर सेंटर। क्या बोलते हैं, शियर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर साइड B इंटू डी, इट इज़ अबाउट इट्स बेस। बेस के अबाउट तो क्या हो जाएगा, BD³/3, और CG के हिसाब से बात करेंगे तो BD³/12। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डैश टाइम द यूनी एक्सियल स्ट्रेस। यूनी एक्सियल लोडिंग में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 1.5 टाइम हो जाता है यूनी एक्सियल स्ट्रेस के। अ बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन। बीम का जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, तो एक्सट्रीम फाइबर के अंदर जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म होगा, तो हम कह सकते हैं कि बीम जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज 3 मेगापास्कल एंड -3 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी, तो टाउ मैक्स जो है हो जाता है
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 3 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन ए स्टील वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड डायमीटर इज 1 mm when bound on a drum of diameter 1 meter is approximately equal to, तो maximum bending stress induced in a steel wire modulus of तो m upon I, f upon y और e upon r, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन ए स्टील वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, मतलब एफ निकालना है, डायमीटर 1 है, व्हेन बाउंड ऑन ए ड्रम ऑफ 1 मीटर और डायमीटर 1 मीटर दिस अप्रोक्सीमेटली विल बी, तो स्टील वायर के ऊपर एक और 1 मीटर का वाइंडिंग किया गया है। व्हेन बाउंड ए ड्रम ऑफ 1 डायमीटर ऑफ 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा एफ, और वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी बाई 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और रेडियस जो है वो भी डी बाई 2 हो जाएगा। सो आप जो है इसका निकाल सकते हो, तो वाई एंड आर जो है वो सेम हो जाएंगे। जब वाई एंड आर सेम हो जाएगा तो 4F जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो इलास्टिसिटी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि F अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर, ठीक है ना। F क्या है, F तो हमें निकालना है, इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है ऑलरेडी आपको दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो y जो है वो क्या हो जाएगा d बाई 2 मतलब 1 mm डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, और इज इक्वल टू रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है 200 यहाँ पे रेडियस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, तो आपको वैल्यू मिल रही है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए लॉन्ग शाफ्ट ऑफ ए डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट T। एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर d है, उसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट T लग रहा है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट इट्स क्रॉस सेक्शन, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 0 होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो है शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेंबर इज रिक्वायर्ड टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, तो कौन सी स्ट्रेंथ निकालता है, तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू द central concentrated load. If the width and the depth of the beam are double, deflection at the center of the beam will be reduced to। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सब्जेक्टेड टू द कंसनट्रेटेड लोड, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा WL³ अपॉन 48 EI, ठीक, यही होगा। तो B और D को जो है क्या किया है, विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल, विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ ए बीम आर डबल, तो I जो है वो क्या हो जाएगा BD³/12, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 6.25%। कंसीडर द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द 2-point load of equal magnitude at a distance L/3 from support, middle portion of the beam will be, मिडल पोर्शन जो है वो किस में होगा, प्योर बेंडिंग के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्री सपोर्ट इन ए रियल बीम बिकम फिक्स्ड इन द कंजुगेट बीम। फ्री सपोर्ट इन रियल बीम का जो फ्री सपोर्ट है वो कंजुगेट बीम में फिक्स सपोर्ट बन जाता है।
Which type of load shall be applied on a simply supported beam to get uniform shear throughout the span? Which type of load shall be applied on a simply supported beam to get uniform shear throughout the span? The answer will be a couple everywhere in the span. Next question is, what is the shape of influence line diagram for a bending moment of statically determinate structure? तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो डायमीटर डायग्राम जो है वो लीनियर बनता है. इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो तो डायग्राम जो है वो पैराबोलिक बनता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? तो काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट जो है कौन सा है? आंसर विल बी ओनली फिक्स्ड बीम. तो फिक्स्ड बीम जो है वही काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट है. मतलब यहाँ पे भी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट ए ड्यू टू द लोड एट ए पॉइंट बी इज सेम एज अ displacement of point B due to the same load acting at a point A. The displacement is being measured in a direction of the load. ये जो स्टेटमेंट है वो मैक्सवेल का थ्योरम है. मैक्सवेल का थ्योरम क्या बोलता है कि किसी एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे पॉइंट पे लोडिंग की वजह से और उसी पॉइंट पे लोडिंग की वजह से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ़ इन ए फिक्स बीम L is subjected to the UDL length, moment at the mid span will be, the answer will be WL square upon 24. in a fixed beam, एक फिक्स बीम है, उसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है. तो मिड स्पान पर मोमेंट कितना होगा? मिड स्पान पे मोमेंट जो है WL स्क्वायर अपॉन 24 हो जाएगा. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W per unit length is suspended from a cable between A and B. If the point A and B are same level at a distance 1 and distance L and central sag of a cable is H, horizontal thrust develop will be support. तो horizontal thrust जो क्या हो जाता है? WL square upon 8H. horizontal thrust will be WL square upon 8H. चलिए, if the ratio of the theoretical critical buckling load of a column with fixed end to that of the another column with same dimension and material with the pin end. अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि एक फिक्स एंड की बात कर रहा है कॉलम का और दूसरा बात कर रहा है विद द पिन एंड. पिन एंड मतलब हिंज एंड. तो यहाँ पे एल ई जो है वो क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा और यहाँ पे एल ई जो है वो L हो जाएगा. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? आपको पता है क्रिपलिंग लोड जो है पाई स्क्वायर EI अपॉन LE का स्क्वायर होता है. ठीक है ना. तो फिक्स में क्या हो जाएगा? LE/L/2 और पिन में जो है वो क्या हो जाएगा? LE हो जाएगा. तो LE बराबर L, मतलब इफेक्टिव लेंथ जो है फिक्स में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. तो जब इसका रेशियो निकालोगे, फिक्स का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4/L और इसका निकालोगे तो L, ये L और L कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर विल बी 4 टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ए बीम एट नियर एंड व्हेन द फार एंड इज हिंज टू द स्टिफनेस ऑफ ए बीम एट नियर एंड व्हेन फार एंड इन फिक्स. तो फार एंड जब हिंज है तो क्या होता है? 3EI अपॉन L होता है. एंड व्हेन फार एंड इज फिक्स जो है तो वो क्या होता है? 4EI अपॉन L होता है. ठीक है ना. तो ये EI अपॉन L EI कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन बाई. तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर का जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, ऑलवेज याद रखना है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आएगा तो एक ही प्रिंसिपल है, दैट विल बी मुलर ब्रेसलुप प्रिंसिपल. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर 3 हिंज आर्क स्ट्रक्चर. तो 3 हिंज आर्क स्ट्रक्चर के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है. तो हमको तो ये पता है कि 3 हिंज आर्क स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो ये सही है. टू एनालाइज 3 हिंज आर्क इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर सफिशिएंट. डिटर्मिनेंट है तो फंडामेंटल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर 3 हिंज पैराबोलिक आर्क सब्जेक्टेड टू द यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान,
बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पान। तो याद रखिएगा बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है। थ्री हिंज आर्क स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है। फॉर 3 हिंज पैराबोलिक आर्क सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो थ्रू आउट द स्पान। ठीक है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पीपल weight is W, each other are sitting on a plank of length L, floating on a water at L/4 from either end, neglecting the weight of the plank, bending moment at the central of the plank will be। तो बेंडिंग मोमेंट जो है ना वो दोनों पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लैंक इज लाइक दिस। तो यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, यहाँ मोमेंट निकालेंगे, एंड पर जो है मोमेंट जो है एक दूसरे को कैरी ओवर कर देंगे, तो बेंडिंग मोमेंट सेंट्रल पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ए सिंगल स्टोरी प्लेन पोर्टल फ्रेम हैविंग फिक्स बेस कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड निगलेक्टिंग द डिफॉर्मेशन विल बी। तो सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम है, तो उसमें 6 आएगा जब आप मेंबर को कंसीडर करोगे, और जब मेंबर को निकालोगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, मोमेंट विच मेक ऑल द फाइबर एट द सेक्शन टू यील्ड इज नोन एज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है ना, मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी सभी फाइबर की, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। इफ़ टी इज़ अ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। अब यहाँ से स्टील के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो है कहाँ से, स्टील के हैं। कि टी इज़ अ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन बोल्टेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर पिच सेल बी मोर देन। तो टेंशन मेंबर के अंदर पिच जो है वो 16T या 200 mm, इसमें से जो ज़्यादा होगा उसको लेते हैं। तो टेंशन मेंबर में याद रखिएगा पिच इन द टेंशन मेंबर इज 16T या 200 mm, विच एवर इज मोर। द फंक्शन ऑफ बियरिंग स्टिफनर इज, बियरिंग स्टिफनर का क्या फंक्शन है, इट इज प्रिक्लोर्ड पर एनी क्रशिंग ऑफ ए वेब। फंक्शन ऑफ बियरिंग स्टिफनर, यहाँ पे इसका आंसर गलत है। फंक्शन ऑफ बियरिंग स्टिफनर इज टू इंक्रीज बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वेब। इंक्रीज बकलिंग रेजिस्टेंस, ओके, तो ये आंसर सही आएगा कि बियरिंग स्टिफनर का फंक्शन है बकलिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन मिनिमम रेशियो ऑफ आउटस्टैंड टू द थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन इज स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, स्ट्रक्चर से मिनिमम रेशियो ऑफ आउटस्टैंड टू द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, तो किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करेगा। फंक्शन ऑफ लग एंगल इज, लग एंगल का फंक्शन क्या है, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट। लग एंगल जो है वो टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द जॉइंट। इफ द शेप फैक्टर ऑफ ए सेक्शन इज 1.5, शेप फैक्टर जो है 1.5 है। शेप फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड फैक्टर जो है वो शेप फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 आंसर आएगा। पर्लिन इन ए रूफ ट्रस आर प्लेस एट द पैनल पॉइंट इसेंशली टू अवॉइड। रूफ ट्रस में जो पर्लिन है वो पैनल पॉइंट पर ही प्लेस किया जाता है, किसके लिए, फॉर द बेंडिंग मोमेंट इन द राफ्टर, टू अवॉइड बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर। राफ्टर में बेंडिंग मोमेंट जनरेट ना हो इसीलिए पर्लिन को जो है पैनल पॉइंट पर रखते हैं। गैंट्री गर्डर आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट, तो लेटरल, लॉन्जिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड तीनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। टू कनेक्ट द मेंबर सब्जेक्टेड टू द डायनेमिक लोड विच टाइप ऑफ द बोल्ट आर यूज, तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। डायनेमिक लोड ले सके इसके लिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर इज x, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज y, मिनिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू कोलैप्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज इक्वल टू स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी +1। ठीक है ना,
स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी +1 कर देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर आर प्रोवाइडेड इन ए प्लेट गर्डर। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एलिमिनेट द वेब बकलिंग, वेब बकलिंग को एलिमिनेट करने के लिए। द वेब इज़ प्राइमरी डिज़ाइन टू रेजिस्ट। वेब की डिज़ाइन किसके लिए होता है? इन ए प्लेट गर्डर। तो वेब जो है वो शियर फोर्स रेजिस्ट करता है, और फ्लैंज जो है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है। तो बेंडिंग मोमेंट कौन रोकेगा? फ्लैंज। और वेब का क्या काम है? वेब जो है वो शियर फोर्स को लेने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिंग आर प्रोवाइडेड इन ए पिच रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्ट टू प्राइमरी रेजिस्ट विच टाइप ऑफ द फोर्स। ब्रेसिंग जो है पिच रूफ में, जो ब्रेसिंग है वो किसके लिए, कौन से टाइप के फोर्स को रेजिस्ट करता है? तो विंड लोड। मैसोनरी बिल्डिंग कैन बी मेड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस by providing corner steel, by providing lintel band, by providing pitch band, तो all of the above. Drop are provided in a flat slab. ड्रॉप जो है वो शियर फोर्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लैट स्लैब में जो ड्रॉप है वो शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है। कंपेयर टू द माइल्ड स्टील, द स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट बीम। तो जो कॉन्क्रीट, जो हम प्री स्ट्रेसिंग के अंदर जो स्टील यूज़ करते हैं, हायर प्रूफ स्ट्रेस एंड नियरली सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना। इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। अब यहाँ से आरसीसी स्टार्ट हो गया है कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लीनियर एज्यूम करके चलते हैं। For normally used value of a material property and curing condition, maximum percentage of loss of pre-stress in pre-tension concrete occur due to। तो pre-tension जो है maximum percentage of loss post-tension concrete member में कब होगा? Due to creep and shrinkage of the concrete। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो ज़्यादातर क्रीप में और श्रिंकेज की वजह से होता है पोस्ट टेंशन मेंबर में। सॉफ्ट स्टोरी ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टिफनेस इरेगुलरिटी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो सॉफ्ट स्टोरी है वो किसका बेस्ट एग्जांपल है? तो स्टिफनेस इरेगुलरिटी। स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी स्लैपिंग जो स्पेसिंग है वो 450 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग ऑफ ए थिकनेस डी, क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ सिंगल शियर इज वेयर डी इज़ अ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग। तो याद रखिएगा, इन डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग की डिज़ाइन कर रहे हैं तो फुटिंग के अंदर जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द कॉलम फेस, कॉलम फेस से डी डिस्टेंस पे हम लोग क्रिटिकल शियर लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड, इम्पोज लोड एंड विंड लोड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंडीशन विल बी। तीनों के लिए 1.2, 1.2, 1.2 प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, consideration of concrete fatigue in design can be applicable for। concrete fatigue की डिज़ाइन जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? तो रिवर्सिबल लोडिंग के लिए। फटीग क्या होता है? टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन। तो बार बार टेंशन कंप्रेशन लगने से जो क्रैकिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फटीग। वाट इम्पोज्ड लोड यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शुड बी कंसिडर फॉर कॉरिडोर, पैसेज, लॉबी एंड स्टेयरकेस इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एज पर IS 456 पार्ट 2। तो कितना हो जाएगा? 4 प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाईली एग्रेसिव एनवायरनमेंट, यदि एनवायरनमेंट बहुत एग्रेसिव है मीन्स कंक्रीट को बहुत नुकसान करने वाला है, विड्थ ऑफ द क्रैक इन आरसीसी मेंबर परमिजिबल एज पर IS 456। तो विड्थ ऑफ क्रैक जो है 0.1 mm तक परमिजिबल करते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आरसीसी भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सीपीएम सब्जेक्ट शुरू हुआ है कि गंट चार्ट इंडिकेट, गंट चार्ट जो है वो क्या बताता है, इट गिव्स द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल प्रोग्रेस विथ शेड्यूल प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस और शेड्यूल प्रोग्रेस के बीच में कंपैरिजन बताता है। क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ, इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हो रही है उसी को जो है अफेक्ट करता है। सिंकिंग फंड इज ए फंड ऑफ फॉर द रीबिल्डिंग ए स्ट्रक्चर व्हेन इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर। सिंकिंग फंड जो है वो स्पान जो स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ पीरियड ओवर होने के बाद जो फंड अवेलेबल है उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। सीरियस लिमिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटी इज जनरली ऑब्जर्व इन बार चार्ट। तो बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है बार चार्ट में दिखाई नहीं देती हैं। इफ़ द कंप्लीसन टाइम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ 10 वीक, इट इज़ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज़ 15 वीक, देन स्लैग विल बी। कंप्लीसन टाइम जो है 10 दिन है, एक्सपेक्टेड टाइम 15 दिन है, तो प्रोजेक्ट जो है 5 दिन पीछे चल रहा है, 5 वीक पीछे चल रहा है, तो -5 में आएगा। स्लैग विल बी project completion time minus expected time. Which of the following statement is incorrect for the critical path method? तो critical path जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही है ये। क्रैश प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इज अवेलेबल, ये भी सही है, तो आंसर विल बी नन ऑफ द वो। सिक्योरिटी, ये इसका आंसर जो है वो गलत है, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिल, कॉन्ट्रैक्टर बिल में से 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट किया जाएगा। वो कब रिफंड होगा, तो रिफंडेड व्हेन द डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ और 1 मानसून विच एवर इज ओवर, 6 महीना या फिर एक मानसून बीत जाने के बाद। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट कैटर टू, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में प्राइस वेरिएशन जो है वो क्या बताता है, तो वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एलिमेंट, लेबर एलिमेंट एंड पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट, तो सभी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सुटेबल फॉर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइज्ड रोड कंस्ट्रक्शन, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइज रोड कंस्ट्रक्शन, तब यहाँ से सॉइल वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आंसर विल बी वाइब्रेटरी रोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर हाउलिंग, हाउलिंग में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो बुलडोजर यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ड्रैग लाइन यूज़ करते हैं। स्क्रैपर जो है ना वो एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट है, हाउलिंग नहीं है, स्क्रैपर से सब हो जाता है। The time by which completion of activity can be delayed without affecting the start of succeeding activity, तो succeeding activity को affect किए बिना किसी टाइम को हम जो है किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, उस टाइम को हम लोग फ्री फ्लोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्री फ्लोट। फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर, यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक है और यदि उसको हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो दें तो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। द पोर्सन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग अ ब्रिक लेंथ वाइज इनटू 2 पोर्सन इज कॉल्ड एज ए क्वीन क्लोजर। यदि आप कोई ब्रिक को लेंथ वाइज काट के 2 पोर्सन में भाग कर दो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ग्रेड ऑफ बिटुमिन इंडिकेट इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू, बिटुमिन का ग्रेड जो है वो पेनिट्रेशन वैल्यू से नक्की किया जाता है। एन एग्रीगेट विच इज़ सेट टू बी फ्लैकी, यदि कोई एग्रीगेट फ्लैकी है तो उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो 0.6 टाइम ऑफ द मीन डायमेंशन होगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि कोई एग्रीगेट जो है एलोंगेटेड है तो उसका डायमेंशन, उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन कितना होगा। डोज ऑफ द सुपर प्लास्टिसाइजर इन कॉन्क्रीट सेल बी रेस्ट्रिक्टेड टू -% बाय द वेट ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल एज पर IS 456/2000, तो कितना परसेंट तक रेस्ट्रिक्शन करना है, 2% तक।
सुपर प्लास्टिसाइजर के का जो डोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी है वो जे रिंग टेस्ट से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। स्लम्प टेस्ट, वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ये नॉर्मल कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेजर करता है। नेक्स्ट इज डिज़ायर लाइन आर प्लॉट। तो डिज़ायर लाइन सभी को पता है किसके लिए करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए। इफ़ द डिफरेंट इन एलिवेशन ऑफ एज ऑफ पेवमेंट इज़ 9 मीटर एंड क्राउन इज़ 15 सेंटीमीटर देन कैम्बर ऑफ द पेवमेंट विल बी। तो कैम्बर जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पेवमेंट की जो विड्थ है वो 9 मीटर है, टोटल विड्थ जो है वो 9 मीटर है, ठीक है ना, और क्राउन की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, हमको जो है ये स्लोप निकालना है, ठीक। तो 9 का आधा कर दो, ये 4.5 मीटर हो जाएगा। ओके, तो स्लोप क्या होता है, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल। ओके, तो 1 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल निकालना है, तो निकाल दीजिए 15/4.5, 15 3 जा 45, तो 1/30 आपको मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल इज़ यूजली लिमिटेड टू। क्लेई सॉइल के लिए डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना होना चाहिए, तो 40 mm तक जो है प्रोवाइड करते हैं। टाइप ऑफ मैसोनरी इन विच स्टोन ऑफ ए सम हाइट आर यूज्ड एंड द कोर्सेस आर ऑल्सो ऑफ सेम हाइट इज कॉल्ड एज। टाइप ऑफ मैसोनरी, ऐसी कौन सी मैसोनरी है इन विच स्टोन ऑफ सेम हाइट के स्टोन यूज़ करते हैं एंड कोर्स आर ऑल्सो द सेम हाइट, तो आंसर विल बी कोर्स रूबल मैसोनरी। नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपांसन ज्वाइंट इन ब्रिक वॉल मस्ट बी मोर देन। एक्सपांसन ज्वाइंट की जो नॉमिनल थिकनेस है वो 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मिनिमम जो है 20 mm तो प्रोवाइड करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द थिकनेस ऑफ रेल एंड द स्टाइल एडॉप्टेड इन द डोर फ्रेम इज। डोर फ्रेम में स्टाइलस और रेल की जो थिकनेस है वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर। हाइट बिटवीन द फ्लोर इज़ 3.64 मीटर, राइजर इज़ 14 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो जाए, तो नंबर ऑफ ट्रेड बराबर राइजर -1 होता है, ठीक है ना। तो राइजर 14 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर लो, तो 3.64 डिवाइडेड बाई 14 कर लीजिए। अच्छा, 3.64 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 364 मीटर डिवाइडेड सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 14, 14 2 जा 28 और 16 में से 8 गया तो 8, और ये हो जाएगा 26। तो राइजर की संख्या 26 आ गई, 26 -1 कर देंगे तो ट्रेड मिल जाएगा, तो आंसर विल बी 25, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैफोल्डिंग इज प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग ऑन ए साइड ऑफ बिजी स्ट्रीट वेयर ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक on a road, that will be the needle scaffolding. Foundation having 2 footing joined by beam। अब 2 फुटिंग को बीम से ज्वाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। क्या बोला जाता है, स्ट्रैप फुटिंग। विच बैंड ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ द एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द ग्राउंड, दैट इज माइक्रोवेव। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acting on a vehicle will be more than radius of curvature is less। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब रेडियस कम होगा। शेप ऑफ कॉशनरी साइन इज, कॉशनरी साइन का शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। एज पर IRC, स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट फॉर बिटुमिन
surface dressing should not exceed. बिटुमिनस सरफेस के लिए 35% होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बिटुमिनस सरफेस पे 35 होता है, 25 नहीं होता है। बिटुमिनस सरफेस के लिए 35% होता है। एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस विच इज़ रिलेटिवली impervious is called, that is known as take coat. Next is question number 98. Given that the scope of construction work is with the contractor with design, procurement, construction, commissioning, handover the project, which one of the following type of contract will be most prefer? तो डिज़ाइन के लिए, प्रोक्योरमेंट वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग वर्क, हैंड ओवर, ये सब जो है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग लो कॉस्ट हाउसिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल इन अनडेवलप्ड रीजन शुड बी एनालाइज बाई। मतलब जो है ये नॉर्मल वर्क है। नॉर्मल वर्क जो है वो आप जो है किसी चार्ट से दिखा सकते हैं, तो गन चार्ट से आप इसको दिखा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब फॉलोइंग आर द कंसर्न ऑफ लोड बियरिंग मेसोनरी वॉल फुटिंग फ्लोरिंग ऑफ ए सिंगल स्टोरी हाउस, अ सॉइल हैविंग वेरी हाई सॉइल प्रेशर, लो बियरिंग कैपेसिटी, हाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ सॉइल, अपलिफ्ट फोर्स। तो एक लोड बियरिंग मेसोनरी वॉल की फुटिंग एंड फ्लोरिंग सिंगल स्टोरी हाउस है, और ऐसा सॉइल जो है उसकी स्वेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, अपलिफ्ट फोर्स लगेगा, हाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा। तो तीनों आंसर भी सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है। बाकी के 100 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको आंसर दिया हुआ है क्विक रिवीजन के लिए। इस क्लास का मेन पर्पस क्या है, आपको क्विक रिवीजन करना है, ठीक है ना। क्विक रिवीजन के लिए जल्दी से आप जो है क्या कर सकें, इसका रिवीजन कर सकें। पीवाईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जो है इसको ज़रूर देखेंगे एक बार एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।